चलिए स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ेंगे इस लैब सेशन में एनसीईआरटी बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो आप लोगों के पास मेरी वॉइस क्लियर जा रही होगी, एक बार मुझे कंफर्म करके बताइएगा, फिर हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जितने लोग जुड़े हैं एक बार आप लोग कमेंट करिएगा कौन कौन लोग जुड़े हैं। हमारा सेशन फ्राइडे का सेशन नहीं हुआ था, सैटरडे का। ओके, तो एक बार आप लोग सेशन को शेयर करेंगे और सब लोग जुड़ेंगे जल्दी से। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो हमारा होगा रिस्पायरेटरी सिस्टम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग पूरा ह्यूमन का जितना भी पार्ट है, जितना भी ऑर्गन सिस्टम है, हम लोग सबको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग पूरा उसके ऊपर हम लोग एक MCQ वाला सेशन करेंगे, जिसमें हम लोग लगभग 200 से 300 प्रश्नों को करेंगे। ओके, तो एक और आप लोग सेशन को शेयर करेंगे और जल्दी से आप लोग जुड़ेंगे कि हम इस सेशन को स्टार्ट कर पाएँ। ओके, जितने लोग जुड़े एक बार कमेंट जरूर करेंगे। हाँ, कौन कौन लोग जुड़े हैं मुझे पता चल जाए। देखिए, जैसे तो रिस्पायरेटरी सिस्टम तो बहुत ही अगर माने तो छोटा टॉपिक है, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है हर एक चीज़, क्योंकि एग्जाम में सवाल कैसा भी बना दे। क्योंकि रिस्पायरेटरी सिस्टम जितने सवाल बनते हैं जनरली वो ऑलरेडी बहुत सारे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो एग्जामिनर का क्या होता है कि थोड़ा सा सवाल को टफ बनाने के लिए उसी मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि डिटेल जाता है। तो हमें उन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि हम ऐसे तरीके से पढ़ लें चीज़ों को। ये सवाल थोड़ा सा टफ बनाएगा तो हम लोग आराम से आंसर कर पाएंगे, है ना। इजी वाला सवाल तो सबको याद होता है, बट आप चीज़ों को अगर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको आराम से आंसर भी कर पाएंगे अच्छे तरीके से। ओके, सेशन को सब लोग शेयर करेंगे, आप लोग जितने लोग जुड़े हैं। और आवाज़ क्लियर जा रहा होगा, आई होप। ओके, फिर हम स्टार्ट करेंगे जल्दी। ओके, अभी रिस्पायरेटरी सिस्टम होगा, कल हमारा सर्कुलेशन सिस्टम मतलब हमारा हार्ट होगा, है ना। हार्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसके बाद एक्सरेशन और जो भी एक दो चैप्टर बचना है, उसके बाद हमारा पूरा MCQ वाला सेशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब ज्योग्राफी का जो मेनली 70% 50% पार्ट हमारा इधर से कवर हो जाएगा। फिर छोटे छोटे पार्ट रहेंगे ज्योग्राफी के बायोलॉजी के, जो हम लोग आराम से कर लेंगे। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, है ना। श्वसन तंत्र, कैसे हम लोग सांस लेते हैं जनरली, है ना। तो कैसे गैसेस ऑफ एक्सचेंज होता है, सब कुछ हमारे शरीर के अंदर क्या कौन से ऑर्गन है जो इसमें अपना रोल प्ले करता है, और हमारे एग्जाम के लिए क्या जरूरी है, उन चीज़ों पे हम लोग ध्यान रखने वाले हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बाइलिंगुअल होगा चीज़ें हमारा। देखिए, हम लोग ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिस्पायरेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हम लोगों ने ये कंप्लीट कर दिया है। आज ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर सर्कुलेटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल, नर्वस और ग्लैंड एंड हार्मोन्स, ये मेजर पोर्शन है जो हमें जानना चाहिए, और यहाँ सवाल आते हैं एग्जाम में, तो हम लोग इसको ऐसा तरीके से कवर करेंगे। क्लियर है। चलिए, तो आज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, सॉरी रिस्पायरेशन होगा। मानव में मानव में हमारा श्वसन तंत्र। ठीक है, हम मानव में श्वसन तंत्र की बात करने वाले हैं। ओके, श्वसन तंत्र। तो मानव में श्वसन तंत्र की अगर हम बात करेंगे तो जनरली हम NCERT को देखते हैं। तो NCERT में आप देखिए चैप्टर नंबर क्लास 7 में चैप्टर नंबर 10 हमारा है, जिसमें हम लोग रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म, चैप्टर का नाम ही है जनरली, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को देखते हैं कि कैसे वो रिस्पायर करते हैं। फिर हम लोग क्लास 10 में जाते हैं तो हमारा चैप्टर 6 लैब प्रोसेस। जनरली लैब प्रोसेस में हम लोग बहुत सारे चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम लोग रिस्पायरेशन हो गया, है ना, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एवरीथिंग, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो हम लोग उसमें जनरली रिस्पायरेशन वाला चीज़ों को कवर करेंगे। और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग क्लास 11th में। 11th में हमारा चैप्टर नंबर 17 है, जिसमें हम लोग चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ओके, जनरली सेम चीज़ें। तो हम लोग इन पूरे NCERT के पार्ट्स को कवर करेंगे। तो NCERT द्वारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, आपको NCERT अलग से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, कोई भी एकदम नहीं पढ़ना। ठीक है, क्योंकि आपको मैं सब कुछ यहाँ कवर करवा दूंगा, तो NCERT आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले तो हम लोग चलेंगे डिफिनीशन से। ओके, डिफिनीशन क्या है। तो डिफिनीशन बहुत ही ईजी, आप समझिए चीज़ों को कि द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल्स। क्लियर। देखिए,
कह रहा है कि जो वायुमंडल में, जो हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको इनटेक करना, उसको लेना, और हमारे सेल और टिश्यू के द्वारा जो CO2 प्रोड्यूस होता है ना, जब आपका देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में जब होता है तो है ना CO2 एनर्जी बनता है, तो वो CO2 को बाहर निकालना, ये है हमारा ब्रीथिंग। और ये सब पूरा प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिस्पायरेशन, श्वसन। क्लियर है, सिंपल। कोशिकाओं द्वारा उत्पादित CO2 को बाहर लाना और हमारे वातावरण में जो O2 है उसको हमारे शरीर के अंदर दाना, ये एक्सचेंज, दान प्रदान की जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग बोलते हैं रिस्पायरेशन। तो सिंपल चीज़ सबको पता है, कोई ऐसा बहुत बड़ा चीज़ नहीं है जो हमें नहीं पता होगा, है ना। आगे चलते हैं, हम लोग देखेंगे रिस्पायरेटरी ऑर्गन। देखिए हम लोग जब पढ़ रहे हैं श्वसन तो हम लोग जनरली समझेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है ना, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रिस्पायरेटरी ऑर्गन कौन कौन से। थोड़ा सा हमें जूम कम कर देता हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है। तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना उसमें सब में अलग अलग, जैसे कि हम लोग लंग्स से लेते हैं सांस, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो जिससे सांस लेता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ऑलरेडी जब हम पढ़ा रहे थे, तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे जैसे कि कुछ लोअर इनवर्टेब्रेट्स। लोअर इनवर्टेब्रेट्स में तो जहाँ से वर्टेब्रेट स्टार्ट होता है, मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि कोडेटा से बहुत पहले, कोडेटा जब हम एंट्री करते हैं तो वहाँ पे लोअर वर्टेब्रेट्स आते हैं, जिसमें आपके आप देख सकते हैं यहाँ पे इनवर्टेब्रेट्स, जिसमें आपके वर्टेब्रेट्स हैं ही नहीं, तो उसमें क्या आएगा आपको पता, जान पोरिफेरा स्पंज आएगा, सिलेंट्रेटा आएगा, है ना, निडाइरेक्स बोलते हैं, फ्लैट बॉम आएगा। ओके, इसमें जनरली सिंपल डिफ्यूजन होता है उनके बॉडी के ऊपर, उनके बॉडी से ही डायरेक्टली गैसों का आदान प्रदान होता है उनके शरीर से ऊपर, उनमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, बिकॉज जो सिंपल है इनवर्टेब्रेट्स, इसमें तो कुछ हड्डी वड्डी ऐसा कुछ है भी नहीं, स्केलेटन है भी नहीं, तो सिंपल बॉडी सरफेस से होता है। तो लोअर इनवर्टेब्रेट में कैसे होगा, बाई डिफ्यूजन, मतलब किस प्रक्रिया से होगा, प्रसार के द्वारा, है ना, CO2 के साथ O2 का आदान प्रदान करते हैं। और कैसे होता है, तो जो भी आग के रेस्क्यू जीव है उनका शरीर के सतह से। क्लियर हो गया। फिर हम बात करेंगे अर्थवॉर्म, है ना, अर्थवॉर्म उसमें होता है मॉइस्ट क्यूटिकल्स, इनका ये बॉडी के ऊपर मॉइस्ट क्यूटिकल्स होते हैं, इसके थ्रू इनमें कहने का मतलब होता है, ठीक है, इस बात को हमें ध्यान में रखेंगे। तो सिंपल चीज़ से मतलब अर्थवॉर्म के बारे में मैंने और ये चीज़ पढ़ा था कि नेफिडेरिया होता है अर्थवॉर्म में, जिससे एक्सरेशन होता है, तो वो चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़ा वहाँ पे, यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगा। फिर हम लोग बात करेंगे ऑर्थोपोडा, है ना, लार्जेस्ट फाइलम, है ना, फिर मोलस्का, है ना, ऑर्थोपोडा जिसमें बहुत सारे इंसेक्ट आते हैं, है ना, सारे इंसेक्ट्स आते हैं, मोलस्का है। ओके, इनमें होता है गिल्स द्वारा, और कहीं कहीं फेफड़े भी होते हैं, है ना, फेफड़े भी होते हैं, उसका उपयोग किया जाए। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि जो ऑर्थोपोडा जो जल में रह रहे हैं, एक्वेटिक्स हैं, वो तो गिल्स के द्वारा करेंगे, बट कोई जो ऑर्थोपोडा जमीन पे रह रहे हैं, है ना, जो स्थलीय रूप से रह रहे हैं, उनके अंदर क्या होगा, जनरली लंग्स होगा। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मछली के बारे में सबको पता है, गिल्स से रहता है ना, गिल्स से होता है उनका। एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, जैसे एम्फीबियंस में आपके फ्रॉग्स आ गए, और सरीसृप रेप्टाइल्स आ गया, है ना, और पक्षी और स्तनधारी में फेफड़ों के माध्यम से लेते हैं। और मेढक के बारे में लिखा गया है कि जो मेढक होता है, फ्रॉक्स होता है, वो अपनी नम त्वचा, है ना, नम त्वचा मीन्स कहने का मतलब कि उनका जो मॉइस्ट स्किन होता है ना, उसके थ्रू वो एक्सपायरेशन करता है। तो ये कुछ आपको चीज़ें जो याद रखने चाहिए, एग्जाम में आते हैं डायरेक्टली सवाल कि बताइए मछली कैसे सांस लेता है, बताइए फ्रॉग कैसे सांस लेता है, तिलचट्टा कैसे सांस लेता है। तो इस तरह के सवाल आते रहते हैं जो आपको ध्यान में रखना है ना। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हम लोगों ने कवर कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग आएंगे ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन के ऊपर, है ना। एक सेकंड, ये दो है क्या, एक सेकंड, ये एक सेकंड ये ये दूसरा PDF डाउनलोड हो गया है, एक सेकंड में। दो सेकेंड आप लोग टाइम दीजिएगा। रिस्पायरेशन, 2 सेकेंड, ये दूसरा PDF डाउनलोड हो गया है, एक सेकेंड।
और एक बार चलिए कोई बात नहीं। हाँ, ये दूसरा पीडीएफ इसमें आ गया था, तो इसमें कुछ चीज़ें, बहुत सारे पेजेस मिसिंग थे, ठीक है। ओके चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है ना, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में आखिरकार क्या डिफरेंस है। बहुत आप नाम सुनते होंगे ब्रीदिंग, है ना, ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन, श्वसन, है ना। तो ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में बहुत ही कॉमन डिफरेंस है ना। ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में बहुत ही कॉमन डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। एक सेकेंड, आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा जब एक बार इशू आता है तो बहुत इशू आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस दैट मीन्स कि हम लोग सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, यही है ब्रीदिंग। बस जो हमारा ऑक्सीजन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉरी, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, बस यही है ब्रीदिंग। इसी प्रोसेस को एक मैकेनिकल प्रोसेस है, एक फिजिकल प्रोसेस है। बट रिस्पायरेशन थोड़ा अलग है। रिस्पायरेशन में जो आपने सांस लिया, जो आपने ऑक्सीजन लिया, उस ऑक्सीजन को सेल के द्वारा यूज किया जाना, उसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करना, एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करना माइटोकॉन्ड्रिया में, ये होता है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में उसी ऑक्सीजन को सेल के द्वारा यूटिलाइज किया जाना और जो टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको फिर बाहर लेके आना, ये होता है रिस्पायरेशन। मैं एक तरह से कोई केमिकल प्रोसेस होता है। आप देखते होंगे कि कैसे जो आपका पायरुवेट होता है वो टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस वाटर प्लस एनर्जी में, तो वो होता है रिस्पायरेशन। ओके, और आप देख सकते हैं कि एज इट ऑकर इनसाइड सेल, क्योंकि ये सेल के अंदर होता है इसलिए इसको इंट्रासेलुलर बोलते हैं, है ना। इंट्रासेलुलर तो सेल के अंदर हो रहा है, बट ब्रीदिंग है जो हमारा आउटसाइड द सेल होता है। मतलब आपका, आप देखते हैं ब्रीदिंग लंग्स के पास होता है ना, एल्वेओलाई के अंदर नहीं, लंग्स के पास ही होता है। तो ब्रीदिंग जो है आपका वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, जो आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कैसे मतलब किया जाता है ना। जो बाहर में हमारा वायुमंडल है, जो बाहर में हमारा हवा है, उसको लेना, उसमें से ऑक्सीजन को लेना, ये होता है ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, ये ध्यान में रखिए। इसको वेंटिलेशन भी बोलते हैं ना कि इस रूम का वेंटिलेशन सही नहीं है, मतलब इस रूम में उतना हवा सही से नहीं आ जा रहा है, तो वेंटिलेशन भी बोलते हैं ब्रीदिंग को। और रिस्पायरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस है और ये इंट्रासेलुलर है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बस इतना आप रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग के
बारे में आप ध्यान में रखेंगे, सफिशिएंट है और ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। रिस्पिरेटरी ऑर्गन तो हम लोगों ने कवर कर लिया है ना। अब हम लोग बात करेंगे दो तरह के रिस्पायरेशन, एक तो होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक्स। ये कैसे? तो एरोबिक को बोलते हैं वायवीय। वायवीय दैट मीन्स कि इसमें ऑक्सीजन के माध्यम से कोई रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन है तभी रिस्पायरेशन की क्रिया हो रही है। तो ये जो रिस्पायरेशन कहलाता है ये कहलाता है एरोबिक वायवीय रिस्पायरेशन। तो ये जाहिर सी बात है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इसमें बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी बनता है। जब भी इस तरह के जहां जहां एरोबिक रिस्पायरेशन होगा वहां पे एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेल के अंदर हमारा एरोबिक रिस्पायरेशन होता है तो वहां पे ज्यादा अमाउंट में 36 38 एटीपी में एनर्जी फॉर्म होता है। बट वही अगर हम एनारोबिक की बात करेंगे जहां पे अब्सेंस या लैक ऑफ ऑक्सीजन के माध्यम से आपका रिस्पायरेशन तो हो रहा है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई मतलब नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे लो अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। अब हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारे लिए एग्जाम में जो सवाल आता है उसको हम लोग ध्यान रखेंगे ना। हमारे लिए जो एग्जाम में सवाल आता है उन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। हमारे लिए एग्जाम में सवाल क्या आता है आप देखिए, उसको समझेंगे है ना, उस चीज़ को समझेंगे क्या क्या सवाल आ सकता है। पहला बात तो जैसे जो नॉर्मल ग्लूकोज है ना, जिसमें आपको अब देखते हैं C6H12O6 है ना, ग्लूकोज है। अभी ग्लूकोज जब इस साइटोप्लाज्मा में आपका कोशिका के साइटोप्लाज्मा में रिएक्शन, जब ये रिस्पायरेशन होगा साइटोप्लाज्मा में, जब ये टूटेगा ग्लूकोज तो क्या बनेगा, ये पाइरूवेट। क्या बनेगा? पाइरूवेट बनेगा। 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट जाएगा और एनर्जी में टूटेगा। तो देखिए जनरली जो ग्लूकोज का विघटन साइटोप्लाज्मा में होता है, ग्लूकोज का विघटन जो साइटोप्लाज्मा में होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये एक तरह का एनारोबिक रिस्पायरेशन है। यहाँ पे ऑक्सीजन का जरूरत पड़ा नहीं, तो पूछ देगा कि साइटोप्लाज्मा में किस तरह का रिस्पायरेशन होता है, साइटोप्लाज्मा में किस तरह का रिस्पायरेशन होता है, तो हम लोग बताएंगे कि ये एक तरह का एनारोबिक रिस्पायरेशन है। इसको ग्लाइकोलाइसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्लियर है, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। फिर देखिए यही पाइरूवेट जिसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, एनर्जी भी है। अच्छा अब इसमें आप बिना ऑक्सीजन के है ना, जो ईस्ट के द्वारा किया जाता है, ईस्ट में सैक्रोमाइसिस आपको नाम सुने होंगे ना, मैंने बताया था आपको है ना, जो कि ब्रेड फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है ना, इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल होता है। तो इसी ईस्ट को इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी ये जो बना, तो इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया ब्रेड मेकिंग फैक्ट्री में जो बना है ये सब भी एक तरह का रिस्पायरेशन है, जहां पे ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस एनर्जी में, लेकिन विदाउट ऑक्सीजन है इंस्पायरेशन ही। तो जो ये रिस्पायरेशन हुआ ये भी हो गया एनारोबिक्स। तो एग्जाम्पल आता लिखने के लिए ना कि एरोबिक रिस्पायरेशन में कौन कौन है कौन नहीं है। तो पहला तो आपका इथेनॉल प्रोसेस हो गया और ये मतलब ईस्ट में आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर है। फिर कहीं कहीं ऑक्सीजन से आप देखिए आपका मसल सेल जो होता है आपका मांसपेशियों में कहीं कहीं पे क्रैम्प आ जाते हैं है ना, क्रैम्प आ, तो वहां पे भी मसल सेल में भी आपके रिस्पायरेशन होते रहते हैं, लेकिन वहां पे ऑक्सीजन के ऑक्सीजन नहीं होता है। तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं होता है तो लैक्टिक एसिड का निर्माण कर देता है और एनर्जी का निर्माण कर देता है। तो ये भी लैक्टिक एसिड हमारे मांसपेशियों में क्रैम्प आना है ना, फैटिग्यू थोड़ा थकावट जैसा लगना, तो ये जो होता है क्रैम्प हमारे मांसपेशियों में, ये सब चीजें ये होता है भी एक तरह का एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब अवायवीय श्वसन, और इसमें लैक्टिक एसिड और एनर्जी का निर्माण होता है। और मैं लिख दूं कि यहाँ पे इधर लिखता हूँ मसल्स क्रैम्प है ना, मसल्स क्रैम्प ये बहुत बार पूछा भी गया, ठीक है, मसल्स क्रैम्प, मसल्स में दर्द है ना, जोड़ों में दर्द, ये मसल्स में दर्द देने जाता है। तो यहाँ पे भी 2 एटीपी में एनर्जी फॉर्म होगा, यहाँ पे भी 2 एटीपी एनर्जी मिलेगी। एनर्जी देखिए कितना कम एनर्जी मिल रहा है, लेकिन यहीं जब माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, हमारा सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी। एनर्जी कितना आएगा? कम से कम 36 से लेके 38 एटीपी में एनर्जी आएगा। तो ये देखिए है आपका एरोबिक रिस्पायरेशन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में आपका होता है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है, एग्जाम में अगर आएगा तो हम लोग आंसर कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। चलिए आप लोग सेशन को एक बार शेयर करिएगा, क्लियर है।
हम अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बहुत कुछ अभी समझने वाले हैं। चलिए, तो ब्रीदिंग रिस्पायरेशन में जनरली इतने स्टेप हैं, जनरली 5 स्टेप है। तो पूरा रिस्पायरेशन कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट स्टेप है आपका ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय which atmosphere air is drawn and CO2 reach alveolar air is released out। मतलब ये समझिए, इतना बड़ा लिखने से मैं समझिए, ये पहला प्रोसेस क्या है सांस लेने का। आप जनरली सोचिए कि पहला प्रोसेस क्या है सांस लेने का, वायुमंडल से हवा को लेना है ना हमारे शरीर में, और फिर छोड़ना। तो छोड़ें क्या हम, कार्बन डाइऑक्साइड, लें क्या, ऑक्सीजन। तो वही तो लिखा हुआ है कि पल्मोनरी वेंटिलेशन, वेंटिलेशन में तो भी वही होता है ब्रीदिंग, है ना, ब्रीदिंग भी वही बोलता है जनरली, है ना, ब्रीदिंग उसे बोलते हैं। बाई विच एटमॉस्फेयर का जो एयर है, जो वातावरण का जो एयर है, उसको हम लोगों ने खींचा, उसको हम लोगों ने क्या किया, खींचा, और उसको हम लोगों ने, और फिर हम लोगों ने CO2 जो हमारे एल्वेओलर एयर जो हमारा था उसको वहां से मैंने बाहर निकाला। ये हम लोग प्रक्रिया देखें कैसे होता है, लेकिन अभी हम लोग समझिए कि पहला प्रोसेस तो यही होता है। सेकंड क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वेओलर मेम्ब्रेन्स। जो एल्वेओलाई होता है, जिसको हम लोग जनरली जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज, जहाँ पे आपके गैसों का आदान प्रदान होता है, हमारे लंग्स के अंदर होता है, हम लोग अभी आगे इसको देखेंगे, है ना। तो वहाँ पे O2 जो आपके एल्वेओलाई में होता है, जो O2 ऑक्सीजन, उसको ब्लड में भेजना, ब्लड से जो CO2 रहेगा उसको अपने अंदर लेना और फिर बाहर फेंकना। ये जो प्रोसेस होता है, मतलब डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, ये भी आपका प्रोसेस हो गया। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाई ब्लड, ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन, है ना, आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन को ब्लड के द्वारा कैरी किया जा रहा है ना। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड और टिश्यू के साथ भी काम होता है। ये ब्लड, ये RBC, ये ब्लड जो है ये जाएगा टिश्यू के पास। टिश्यू इतना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म करता है, इतना ज़्यादा वो काम करता है टिश्यू, कि टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड को जनरली छोड़ता है। तो और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रहता है टिश्यू ऊतकों में, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, उसको ऑक्सीजन दे देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लाके फिर देता है किसको, एल्वेओलाई को, फिर एल्वेओलाई अपना बाहर निकालता है। तो ये आपका प्रोसेस भी आपका हो गया। चौथा नंबर प्रोसेस। पांचवा क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन। मतलब कहने का मतलब है, और फिर यही ऑक्सीजन जो आपका ब्लड के माध्यम से, हीमोग्लोबिन के माध्यम से कैरी होके आया, हर एक कोशिका को मिला, कोशिका अपना काम किया, इसी ऑक्सीजन का किस लिए काम करेगा, एरोबिक रिस्पायरेशन में काम करेगा, तभी तो वो बनाएगा क्रेब साइकिल, सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा और फिर एनर्जी मिलेगा। तो ये 5 प्रोसेस है जो हमें जानना चाहिए। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जनरली आज हम लोग पढ़ेंगे जो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये फिगर आपको दिखाई देगा, है ना, ये फिगर आपको दिखाई देगा यहाँ पे वाला, हाँ नहीं, यहाँ वाला पार्ट जब आएगा यहाँ चालू होगा, है ना, यहाँ से चालू होगा आपका पार्ट, है ना। और जनरली आपका ये जब देख रहे होंगे, है ना, ये देखिए, ये आपका क्या है, लंग्स है, ये आपका क्या है, लंग्स है ना। 2 पेयर होता है आपका लंग्स का, है ना, कितने होते हैं, 2 पेयर ऑफ लंग्स होते हैं ना, 2 पेयर्स ऑफ लंग्स, राइट एंड लेफ्ट। अभी हम लोग लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, बट अभी हम लोग जो आज करने वाले हैं ये पूरा इसके बारे में समझेंगे क्या होता है, ठीक है। हम लोग आगे चलेंगे, ओके। तो देखिए, ये है हमारा ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। एक और आपका इमेज आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे। तो जनरली जो हमारा रिस्पायरेशन स्टार्ट होता है वो हमारा कहाँ स्टार्ट होता है, नाक से। जनरली हम लोग मुंह से भी सांस लेते हैं, है ना, हम लोग दोनों तरफ सांस ले सकते हैं, लेकिन जनरली जो हमारा जो मेन सांस लेने का जो होता है वो हमारा नाक से होता है ना, नाक से। तो नाक से स्टार्ट होगा, है ना, फिर आपका फेरिंग्स में आएगा, फिर लैरिंग्स में आएगा, फिर ट्रैकिया में आएगा, ट्रैकिया से बढ़ जाएगा, ट्रैकिया से छोटे छोटे ब्रांच में बढ़ जाता है ना, उसको ब्रोंकाई बोलते हैं। और फिर ब्रोंकाई भी है, छोटे छोटे पार्ट में बैठेगा, उसको ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। और ब्रोंक्यूल्स में बहुत गुच्छा, अंगूर के गुच्छा ऐसा रहता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग एल्वेओलाई। देखिए, है ना, ये छोटे छोटे एल्वेओलाई, और ये एल्वेओलाई में ही आपका क्या होता है, एल्वेओली में ही आपका गैसेस एक्सचेंज होता है, वहीं पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड और O2 का बीच में आदान प्रदान के जो क्रिया है वो होता है। तो ये हम लोग आज देखने वाले हैं ना, ये मैंने फिगर आपको दिखा दिया। अभी आगे चलेंगे, फिर इस फिगर पे हम लोग आएंगे बाद में, है ना, आगे आएंगे, ठीक है। तो इनहेलेशन प्रोसेस, हम लोग में सांस जो लेते हैं उस प्रोसेस को समझते हैं कैसे कैसे होता है। हम लोग एयर लिए, है ना, हम लोग में तो सांस ब्रीदिंग किए, है ना, हम लोगों ने सांस लिया, है ना, ये ट्रेवल हुआ कहाँ से, हम लोग नाक के द्वारा और मुंह के द्वारा फेरिंग्स और लैरिंग्स में। फेरिंग्स के बारे में हमने बताया था आप लोग को, है ना, फेरिंग्स के बारे में हमने बताया था
कि फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है, ग्रसनी बोलते हैं हम लोग हिंदी में, ग्रसनी बोलते हैं, एक कॉमन पैसेज है खाना का और एयर का। हम लोग खाना भी खाएंगे तो आपका जनरली फेरिंग्स से होकर गुजरेगा, और हवा भी लेंगे वो भी हमारा फेरिंग्स होकर गुजरेगा, है ना। तो फेरिंग्स आगे जाके ट्रैकिया से पहले, है ना, ट्रैकिया से ऊपर जो लैरिंग्स होता है, वॉइस बॉक्स जिसको ये आप देख सकते निकला हुआ लैरिंग्स इसको बोलते हैं, लैरिंग्स, है ना, वॉइस बॉक्स। तो यहां से पहले, है ना, एक अलग पाइप आप समझ लीजिए, जो कि आपका पाइप लंग्स की तरफ जा रहा है, एक पाइप जो आपका एलिमेंट्री केनाल जिसको हम लोग बोलते हैं आहार नाल, हमारा वो जा रहा है हमारा नीचे पेट में। तो वहां पे जो हमारा होता है चीजें होती है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे तो देखिए फेरिंग्स में प्राइमरी फिल्ट्रेशन डन्स और इंटर इनटू ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया में जाएगा। ट्रैकिया से हमारा जाहिर सी बात है कि लेफ्ट और राइट ब्रोंकाइल्स, मतलब वही हमारा लंग्स का जो है ना, लंग्स को हम लोग इस तरह से बनाया ना, इस तरह से तो हमारे इधर जाना, ओके। उसके बाद फिर हमारा ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंकी में छोटे छोटे जो ब्रांच है उसमें ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे, और फिर लास्ट में एल्वेओलाई में होगा, और वहां पे ऑक्सीजन को ले लिया जाएगा, और फिर बाद में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिया जाएगा। ये सब प्रक्रियाएं हम जनरली होते हैं, जो हमें कभी कभी एग्जाम में आएगा तो हमें सीधे आता है कि इनमें से कौन सा ऑर्डर सही है रिस्पायरेशन का। जैसे हमने डाइजेशन का पढ़ा था कि कैसे कैसे हमारा डाइजेशन का प्रक्रिया होता है, कैसे कैसे हम लोग जाता है खाना, है ना, कैसे मौत से बकल कैविटी से स्टार्ट होना, है ना, ओसोफेगस, एलिमेंट्री कैनाल, ओके, फिर हमारा स्टोमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस, ये तो हमने प्रक्रिया देखा था, दैट्स। तो यहाँ पे भी हमारा सेम प्रोसेस जो हमें याद रखना चाहिए एग्जाम के लिए, हमारा जरूरी है वो हमारा याद होना चाहिए कि नासल या नॉस्ट्रिल, जो हमारा दोनों छेद है, नॉस्ट्रिल हो गया, नॉस्ट्रिल से हमारा फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, ट्रैकिया, फिर हमारा ब्रोंक्यूल मतलब ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, एल्वेओलाई, फिर एल्वेओलाई से फिर सेल से मतलब होता है। तो ये हमें याद होना चाहिए, जो कि एग्जाम में पूछेगा तो हम लोग आंसर कर पाएंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे नोज और नेजल चैम्बर, नाक के बारे में। नाक तो चलिए, नाक से तो आपको नाक से क्या समझ में आएगा कि सबसे पहले जो हमारे शरीर में मतलब एयर जो एंट्री करेगा वो यही है द्वार, प्राइमरी एंट्रेंस, मैंने लिख दिया प्राथमिक प्रवेश द्वार, क्लियर हो गया। अब हमारे नाक के जो अंदर होता है ना, जनरली छोटे छोटे आप कह सकते हैं ना कि पहला तो एयर भी, पहला तो आप देख सकते हैं कि हेयर है ना, बाल है, तो जो डस्ट वस्ट है उसको तो कैप्चर कर लेता है, उसको जाने नहीं देता। फिर उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस होते हैं छोटे छोटे ऐसे हेयर लाइक, ऐसे होता है, ठीक है, म्यूकस होता है छोटे छोटे हेयर लाइक, मतलब हेयर लाइक प्रोजेक्शन में मैंने बताया था बिलाई के बारे में, उसी तरह से म्यूकस होता है। तो ये म्यूकस जो है ना क्या करता है, जनरली जो एयर जो आ रहा है उस एयर को पहले फिल्टर करेगा। अगर हमारे शरीर का जो एक टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर जो हमारा शरीर होना चाहिए, अगर जो एयर आ रहा है वो एयर ज्यादा गर्म है तो उसको क्या कर देगा, उसको ह्यूमिडिफाई कर देगा। एयर ज्यादा ठंडा है तो उसको क्या कर देगा, वार्म कर देगा। ये सब काम होता है हमारे नाक के अंदर, है ना। उसके बाद बॉडी में घुसता है। हमारे नाक में एक ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स भी होता है जिससे हमें सुगंध का पता चलता है, दुर्गंध का पता चलता है। हमें जैसे कोई अच्छा सुगंध आता है तो हम लोग ज्यादा सुनने लगते हैं। तो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, जिसको हम लोग हिंदी में घ्राण रिसेप्टर भी बोलते हैं, वो आपका नाक में ही पाया, जाहिर सी बात है नाक में पाया जाएगा। जी बहुत सिंपल चीज है, सबको पता होना चाहिए। फिर मैंने लिखा है लाइन विथ म्यूकस मेम्ब्रेन दैट प्रोड्यूस म्यूकस टू ट्रैप डस्ट बैक्टीरिया एंड अदर म्यूकस। जनरली म्यूकस मेम्ब्रेन में म्यूकस होता है जो थोड़ा उस तरह का होगा ना, जो कुछ चिपका लेगा चीजों को, तो ट्रैप कर लेता है जो भी बैक्टीरिया आ रहा है या कुछ ऐसे पार्टिकल्स आ रहे हैं जो कि हमारे लंग्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसको फंसा लेगा और फिर जाके वो लंग्स में मतलब यहाँ से भी आगे बढ़ता है। तो हमें नोज और नेजल कैविटी के बारे में ज्यादा नहीं समझना, इतना सफिशिएंट है, क्लियर। फिर नाक से कहाँ जाएगा, जाहिर सी बात है आपका फेरिंग्स में जाएगा, इसको ग्रसनी बोलेंगे। मैंने बोला ग्रसनी जो है ये कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। इसी ग्रसनी के देखिए नाक है ना, नाक से आप आगे आए, ये नाक से आगे आए आप लोग, जब आगे आएंगे, ओके एक सेकेंड, देखिए ये नाक से जब आगे आएंगे तो ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये होता है आपका फेरिंग्स। ये पूरा एरिया होता है फेरिंग्स। ये कौन सा एरिया है, इसका नाम है फेरिंग्स नाम है। फेरिंग्स का हिंदी होता है ग्रसनी। तो ग्रसनी जनरली 3 भाग में बटा होता है। नेजोफेरिंग्स जो नाक के ऊपर वाला है, देखिए ये वाला एरिया जो नेजोफेरिंग्स होता है, उसके नीचे वाला ओरोफेरिंग्स जो मुंह से आपका जो एरिया मिल जाएगा ये ओरोफेरिंग्स हो जाएगा। उसके नीचे वाला को बोलते हैं हाइपो में तो नीचे होता है ना बॉटम पार्ट। तो दैट्स पता है, ये सब कोई पूछेगा नहीं कि कितना पार्ट होता है, बस हमें समझना है कि अभी हवा जो हमने नाक से लिया वो हमारा कहाँ पहुंचा है, फेरिंग्स से पहुंचा ग्रसनी में। और ग्रसनी क्या है, ये कॉमन द्वार है जहां से खाना भी एयर भी जाएगा,
तो जाहिर सी बात है कि अगर कॉमन द्वार है तो खाना अगर हम खाएंगे तो क्या पता वो हमारे लंग्स में चला जाए, हमारा उस, है ना। तो हमने बताया था आपको, जब पढ़ाया था कि यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये आपका एलिमेंट्री कैनाल, आहार, जहाँ से खाना जाएगा, एसोफेगस इसको बोलते हैं, और ये हमारा है लैरिंग्स वाला पार्ट, जहाँ से हमारा लंग्स में हवा जाता है। तो यहाँ पर होता है एपिग्लोटिस। मैंने यहाँ पे क्या है, देखिए एपिग्लोटिस, ये बंद हो जाता है जैसे ही आप खाना खाते हैं, जैसे ही आप खाना खाना स्टार्ट करते हो तो बंद हो जाता है, बोलते हैं तो वो खुला रहता है। तो वो इतना ऐसा मेम्ब्रेन्स होता है कि वो एपिग्लोटिस से जो बंद हो जाता है, बचा लेता है कि उसमें खाना ना जा पाए। तो एपिग्लोटिस का काम है। तो एपिग्लोटिस क्या होता है, प्रिवेंट करता है। एपिग्लोटिस क्या करता है, प्रिवेंट मतलब बचाता है द फूड टू गो इनटू द, कहां, आपका लैरिंग्स में ना पहुंच जाए, लैरिंग्स में ना पहुंच जाए। लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स बोलते हैं या मतलब, है ना। तो लैरिंग्स में ना पहुंच जाए, इसको खाना को यहाँ पे बंद हो जाता है ना, जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो, है ना, वो बंद हो जाता है और खाना हमारा सीधे यहाँ से नीचे चल जाता है। तो ये फेरिंग्स का फेरिंग्स के पास ध्यान में रखिएगा। तो ये फेरिंग्स के बारे में इतना ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आया क्लियर हो, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। फिर आगे आएंगे हमारे जो आगे लैरिंग, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा आवाज निकल रहा है, जो हम लोग बोल रहे हैं, ये हमारा लैरिंग्स का काम है। ये हमारा लैरिंग्स का काम है। इसको वाक्यंत्र बोलते हैं, कंठ बोलते हैं। बड़े बड़े लोगों में जो जिनका उम्र ज़्यादा होता, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एडम्स एप्पल बोलते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स करते हैं। पहला बात तो वॉइस बॉक्स किसको बोलते हैं, लैरिंग्स को बोलते हैं। ये कार्टिलेज का बना होता है। ये किसका बना होता है, कार्टिलेज का। देखिए ये है लैरिंग्स, ये आप देख सकते हैं लैरिंग्स है, यही लैरिंग्स। और यही लैरिंग्स जो है वो समझिए कि ओपनिंग है, एपिग्लोटिस यहीं पे है, यही बंद चालू होता है यहीं इसी के पास, क्योंकि इसके बाद लैरिंग्स, एपिग्लोटिस के बाद तुरंत चालू हो जाएगा लैरिंग्स, है ना। ये मतलब लैरिंग्स जो है, एपिग्लोटिस जो बंद होता है ना, इसके बाद तुरंत लैरिंग्स चालू होता है। तो लैरिंग्स वॉइस बॉक्स है, वहां से एयर पास होता है, वहां से एयर पास होता है, हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आएगा ट्रैकिया, आगे हमारा बढ़ा वो ट्रैकिया, ये देख रहे हैं ना, ये ट्रैकिया। तो ये ट्रैकिया जो है, ये जो जनरल ट्रैकिया जो है, इसको हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं। यू शेप्ड है इस तरह से, है ना। डेट कनेक्ट लैरिंग्स टू द लंग। तो लैरिंग्स जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं, इसको कनेक्ट कर रहा है, लैरिंग्स को कनेक्ट कर रहा है लंग्स से। बीच में कौन है, ट्रैकिया। श्वास नाल भी बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से एयर ही फ्लो होता है और कुछ नहीं होता है ना। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, ट्रैकिया। ये ट्रैकिया में जनरली सी शेप्ड, इस ट्रैकिया में सी शेप्ड रिंग होते हैं, कार्टिलेज के बने, है ना। ये देखिए ये गोल नहीं है, ये सर्कुलर नहीं है, सी शेप्ड रिंग ऐसे। और ये बचाते हैं कि ये जो आपका है वो चिपक न जाए, वो चिपक न जाए, कोलैप्स ना कर जाए, उसको बचाने में हेल्प करता है उस सी टाइप के कार्टिलेजियस रिंग, सी टाइप के कार्टिलेजियस रिंग्स। तो पूछा जाएगा सवाल कि ट्रैकिया में किस तरह का रिंग्स होता है, तो सी टाइप का कार्टिलेजियस रिंग्स होता है। क्लियर है। फिर यही ट्रैकिया आगे जाएगा और दो भागों में बटेगा, जिसको हम लोग ब्रोंकाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई, क्योंकि ये ट्रैकिया आगे जाके ये जो पाइप जैसा है, ये आपका लंग्स में, दोनों लंग्स में आपका कनेक्ट होता है। तो ट्रैकिया से ही कनेक्ट होता है लंग्स में। और वो कहाँ पे कनेक्ट होता है करके ये सवाल पूछ देता है कि कहाँ पे कनेक्ट होता है, तो फिफ्थ आपका थोरैकिक वर्टेब्रे के पास। आपके जो रीढ़ की हड्डी है, आपको पता है 33 है ना। तो अब देखिए 33 आपकी रीढ़ की हड्डी है। तो हम लोग जनरली रीढ़ की हड्डी को पढ़ते हैं, ऊपर वाला को बोलते हैं सर्विकल, जिसमें 7 हड्डी आता है। थोरैकिक चेंबर जो आपको स्टार्ट होता है यहाँ से, और यहाँ से स्टार्ट होकर आपका यहाँ तक आएगा, मतलब जो आपका रिब केज है ना, आगे वाला रिब केज जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। रिब केज के नीचे तक आपका जो होता है, ये होता है आपका थोरैकिक, जिसमें 12 हड्डी होते हैं। कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो थोरैकिक में 12 होते हैं, जनरली आपको ध्यान में रखना है ना। ओके, तो आपको ऊपर में 7 हो गया, फिर यहाँ पे 12 हो गया, और फिर ये लुम्बर जो होता है, जो आपको मोड़ रहा है ना, यहाँ पे होते हैं 5, फिर उसके नीचे सैक्रम, उसके बाद कैकोक्स, जिसके पास 4। तो ये चलो ठीक है, ये तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। लेकिन जब ये थोरैकिक जो जिसमें 12 होता है, उसमें एक है ना, 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 8 9 10 11 12। तो 5वां नंबर
यहीं से स्टार्ट होता है ट्रैकिया, मतलब सॉरी यहीं पे ट्रैकिया आपका विभाजित होता है, इसी रीजन में ट्रैकिया आपका विभाजित हो जाता है, किसमें, 2 भाग में, है ना। देखिए आपका इधर लेफ्ट लंग, इधर राइट लंग, इधर लेफ्ट लंग, इधर राइट लंग। तो लेफ्ट लंग 2 भाग में होता है, इंफेरियर सुपेरियर, और राइट लंग आपका 3 भाग में होता है, सुपेरियर, मिडिल और इंफेरियर, सुपेरियर, मिडिल और इंफेरियर। यहाँ सुपेरियर और इंफेरियर केवल, यहाँ सुपेरियर, मिडिल और इंफेरियर। तो ये आपका ट्रैकिया का विभाजन 5th थोरैकिक वर्टेब्रा के पास होता है। एग्जाम में पूछा गया है सवाल, तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रैकिया के बारे में हम लोग समझ रहे, ट्रैकिया का काम क्या है ना, बस वो एयर को पास करवा रहा है। क्लियर है, तो ये हमारा आगे देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम लोग थोड़ा सा लंग्स के बारे में समझते हैं ना, लंग्स के बारे में, क्योंकि लंग्स ही मेन है भाई। तो मेन ऑर्गन है जहाँ पे आपके जनरली ब्रीदिंग में हेल्प करेगा, है ना। मेन ऑर्गन जो आपका है ना, ब्रीदिंग में हेल्प करेगा। ओके, फेफड़ा है ना, फेफड़ा, लंग्स को फेफड़ा बोलते हैं। तो ये प्रोटेक्टेड बाय रीव केज, रीव केज मतलब जो आगे जो हमारा है ना, आगे वाला जो आगे हमारा रीव केज होता है, ये जो आप हड्डी देख रहे हैं ना, ये इसके द्वारा प्रोटेक्शन मिल रहा है। पहला बात फेफड़ा को, क्लियर हो गया, रीव केज के द्वारा। डबल मेम्ब्रेन, आप देखिए, आप जब हम बात करेंगे ना, मैं देखिए डबल मेम्ब्रेन प्लूररी के द्वारा भी प्रोटेक्शन मिलता है इसको, हमारे लंग्स को। देखिए कैसे, हम लोग इस फिगर पे आएंगे। देखिए ये जो फिगर है, ये देखिए लंग्स है, लंग्स के चारों तरफ ये जो मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन्स होता है ना, ये डबल 1 2, इसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन्स। इसके द्वारा लंग्स को प्रोटेक्शन मिलता है। तो कौन सा मेम्ब्रेन पाया जाएगा जो लंग्स को प्रोटेक्शन देता है? तो हम लोग आंसर करेंगे प्लूरल मेम्ब्रेन, है ना। क्लियर है, ध्यान में रखिएगा, क्लियर। अब देखिए ये है लंग्स, हमने एपिग्लोटिस देखा जो बंद होता है, लैरिंक्स देखा जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं जिसमें आपके C टाइप के रिंग्स हैं। ये 2 भाग में बटा 5th थोरैकिक वर्टेब्रा के पास है ना, 5वां नंबर वाला पास। यहाँ पे 2 भाग में बटा, देखिए ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। तो जनरली जो ये जो शाखाएं हैं उसको बोलेंगे ब्रोंकी। उसके बाद छोटे छोटे शाखाएं उसको बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलेंगे? देखिए छोटे शाखाओं को क्या बोला? ब्रोंक्यूल्स बोला, है ना। बड़े बड़े शाखाओं को क्या बोला इसने? देखिए ये वाला शाखा को क्या बोला? ब्रोंकस बोला, है ना, ब्रोंकस या ब्रोंकाई बोला। और उसके बाद जो गुच्छा ऐसा दिखाई दे रहा ना, ये इसको बोला अल्वेलोई, है ना। तो ये आपने समझ लिया। और इसके नीचे आपका डायफ्राम होता है जो भी हेल्प करता है आपको सेवेशन में, है ना। तो डायफ्राम का भी बहुत इंपॉर्टेंस रोल है ना। तो डायफ्राम भी आपका इसके जस्ट नीचे जुड़ा होता है, इसके नीचे होता है डायफ्राम। इस बात को ध्यान, इस पे ही आपका लंग्स देखिए टीका हुआ है। और डायफ्राम जनरली हमारे डायफ्राम का काम क्या है? जनरली हमारे लंग्स को अलग करना, किससे? हमारे स्टोमिक वाले रीजन से, है ना। हमारे स्टोमिक इंटेस्टाइन ये सब रीजन से अलग करना, है ना। इसका काम है, डायफ्राम का काम है। किसका काम है? डायफ्राम का। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए समझ गए हम चीज़ों को। अब ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। जो महत्वपूर्ण चीज़ है हम लोग उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, तो लंग्स जनरली कोई मसल से नहीं बना, इसलिए नन मस्कुलर है। बच्चों में पिंक कलर का होता है लंग्स, बच्चों में जो लंग्स का कलर होता है पिंक्स होता है। बट धीरे धीरे इसका कलर कहने का मतलब पिंक से धीरे धीरे थोड़ा सा और गाढ़ा, है ना, रेड फिर धीरे धीरे ब्लैक भी हो जाता है। जिनको ज़्यादा मतलब जो ज़्यादा स्मोकिंग सब करते हैं, तो आपको लंग्स कलर बच्चों में पिंक होता है। नन मस्कुलर होता है। लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं और राइट में आपके 3 लोब्स होते हैं। देखिए राइट में 1 2 3 लोब्स, है ना, सुपेरियर, मिडिल और इन्फीरियर। यहाँ पे 2 लोब्स। तो राइट और लेफ्ट आपको ध्यान में रखना है कितना लोब्स होता है ना। ये आपको याद रखना है ना, ये आपको याद रखना है। और नन मस्कुलर तो है ही, और डबल मेम्ब्रेन प्लूररी से ये आपका प्लूररी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इससे आपका ये प्रोटेक्टेड रहता है ना, इससे प्रोटेक्टेड रहता है। ये लंग्स आप देख रहे हैं, देखिए ये आपका है इधर आपका इधर आपका जब बढ़ेगा तो चल जाएगा आपका खाना वाला एरिया। और ये वाला जो बंद होता है ये आपका है एपिग्लोटिस। ये आपका पूरा फेरिंग्स है, ये लैरिंग्स है, ये ट्रैकिया है, और ये आपका देखने, है ना। तो देखिए कैसे कैसे एक शाखा में बटा ब्रोंकी, फिर बहुत सारे शाखा है तो ब्रोंक्यूल्स, और उस शाखे में गुच्छे गुच्छे लटके रहते हैं। ये देखिए ऐसे, देखिए इस शाखा में गुच्छा गुच्छा ऐसे, अंगूर के गुच्छा ऐसा ये लटके, इसको ही बोलते हैं एल्वोलाई। और एल्वोलाई में आपका जनरली बहुत सारे ब्लड के कैपिलरीज होते हैं ना, ब्लड्स वाला पूरा मतलब ये पूरा
फैला हुआ होता है, नेटवर्क से पूरा ये मतलब कहने का मतलब घिरा हुआ होता है, क्योंकि ब्लड का आखिरकार ऑक्सीजन एक्सचेंज होना है, खून में ऑक्सीजन जाना है ना, उससे भी लेना है, तो ये पूरा घिरा हुआ होता है, पूरा उससे लाइनिंग रहता है। इस बात को हम लोग समझेंगे क्लियर, ठीक है। तो ये आगे हम लोग चलते हैं ना, आगे हम देख लेते हैं एल्वोलाई, बाई कोष्ठक बोलते हैं हिंदी में। ये हम लोग पूछेगा कि लंग्स का यूनिट क्या है, तो आपका एल्वोलाई है, क्योंकि जनरली सबसे छोटा पार्ट है तो एल्वोलाई है ना, और सबसे जहां मेन काम हो रहा है एल्वोलाई है। जैसे हम लोग समझते हैं ना, हर चीज में पढ़ते हैं कि हमारा जैसे किडनी का क्या हमारा है यूनिट, तो नेफ्रॉन है, उसी तरह से हमारा इसका यूनिट जो है हमारा है लंग्स का, वो है एल्वोलाई। पहला बात 150 मिलियन, कितना कितना 150 मिलियन, आप समझ रहे 150 मिलियन कितना होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है ना, 1 मिलियन में आपका 10 लाख होता है, और 10 मिलियन में 1 करोड़। लेकिन यहाँ देखिए कितना है, 150 मिलियन, इतना एक लंग्स में, मतलब एल्वोलाई की संख्या बहुत होती है, बहुत, क्योंकि इतना सारा काम भी है ना यार, तो ये एल्वोलाई की संख्या ज्यादा होता है, और ये सरफेस एरिया को बढ़ाती है ना, गैसेस एक्सचेंज के लिए, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज जो होगा वो एल्वोलाई के अंदर ही होगा। गुच्छा वाला आकृति है, कैसा फिगर है इसका, एल्वोलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर, कैसा ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, गुच्छेदार है ना, और बहुत ही पतला दीवार है। पतला दीवार क्यों है, क्योंकि पतला दीवार है तभी तो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मतलब कहने का मतलब आदान प्रदान, डिफ्यूजन की प्रक्रिया होती है ना। ऐसा तो कुछ नहीं है कि वहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, भेज रहे हैं, ऐसे वहाँ पे डिफ्यूजन के प्रसारण के माध्यम से हायर से लोअर की ओर, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर, आपको पता होना चाहिए कि गैस का प्रसार होता है हायर से लोअर प्रेशर की ओर, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए मेम्ब्रेन भी चाहिए पतला, तो थिन मेम्ब्रेन्स होता है, और ज़्यादा वस्कुलर मतलब कि चीज़ों को ट्रांसफर कर सकता है आदान प्रदान, तो हाईली वस्कुलर होता है। ये एल्वोलाई के बारे में आपको पता कर रहना चाहिए। ये देखिए कैसे आप देख सकते हैं ना, कितने सारे कैपिलरी से पूरा भरा हुआ एल्वोलाई है ना, बहुत मतलब भरा होगा, तो ये आपका एल्वोलाई हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग समझेंगे, जैसे सवाल आ गया, अब डायफ्राम के बारे में सवाल आ गया। हाँ अच्छा एक सेकेंड, हम लोग अभी हम लोगों ने एक चीज़ नहीं देखा, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे, है ना। अब आएंगे ब्रीदिंग जनरली हम लोग ब्रीदिंग में क्या करते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो सांस लेना और सांस को छोड़ना, इसमें जो प्रक्रिया होती है, सवाल एग्जाम में जो आता है उसको हम समझना है ना। इसमें पहले बात तो जनरली सांस लेना बहुत नॉर्मल चीज है, जो हम लोग फिजिक्स पढ़ते थे ना, कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आपका क्या होता है, एयर का मतलब फ्लो होता है, या आप कह सकते हैं कि हाँ एयर का फ्लो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एयर का फ्लो होता है, जो कि एक परम सत्य है ना, परम सत्य है। तो ये तो प्रिंसिपल्स है, तो ब्रीदिंग में भी वही प्रिंसिपल है भाई, क्योंकि हवा ही तो ले रहे हैं, गैस ही तो है, तो हाई से लो होगा। और ये भी पता होना चाहिए कि जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका किसका, एरिया का, है ना। जो आपका कहने का मतलब हुआ कि जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है आपका एरिया का, जितना एरिया रहेगा प्रेशर उतना कम लगेगा, जितना कम एरिया प्रेशर उतना ज्यादा, जितना कम एरिया और प्रेशर उतना ज्यादा। तो जाहिर सी बात है कि हमको अगर एयर को भेजना है, हमको मतलब किसी भी एलिमेंट से, किसी चीज से हमको एयर को अगर अलग जगह भेजना है, तो हम जाहिर सी बात है अपने एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, हमारे एरिया को बढ़ाएंगे तब हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, हम फिर आगे चलेंगे। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप एक बार बताएंगे, कमेंट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। बताइए यहाँ तक सबको समझ में आ गया। मैं थोड़ा सा पानी पिलाता हूँ। ठीक है चलिए, अच्छा सॉरी यहाँ पे एरिया मैंने लिख दिया ना, एक सेकेंड, ये वॉल्यूम होता है, सॉरी एरिया नहीं होता, ठीक है वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम
तो जितना वॉल्यूम बढ़ाएंगे उतना प्रेशर कमेगा, जितना वॉल्यूम घटाएंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, है ना। ये होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें जनरली जो ब्रीदिंग में जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है, सांस लेते हैं तो कौन कौन सा ऑर्गन्स, तो रिब्स। देखिए अगर आप सांस लेते हैं तो आपको जो रीढ़ की जो हड्डी उसमें मूवमेंट कहीं ना कहीं होता है, डायफ्राम में होता है, और जो मसल्स जो कोशिकाएं, आप रीढ़ की जो हड्डी है ये डायफ्राम से, उसको इधर उधर कैसे होगा, मशीन है कैसे हो जाएगा। तो मसल से ज़्यादा तो जाहिर सी बात है कि मसल्स ही मूवमेंट में हेल्प करता है। हम ऐसे कर रहे हैं तो मसल सेल जो है आपका वो काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो इंटरकोस्टल मसल्स होता है, क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल हो गया, ओके, इंटरकोस्टल मसल्स हो गया, डायफ्राम हो गया, है ना, डायफ्राम हो गया, और रिब्स जो आपका, ये तीन चीजें इन्वॉल्व होते हैं ब्रीदिंग में, है ना। तो अब पहला इंस्पायरेशन, जिसको हम लोग इनहेल भी बोलते हैं, सांस लेना, उसको हम लोग इंस्पायरेशन भी बोलते हैं या इनहेल भी बोलते हैं, सांस लेना। याद रखना बस, अब हमको याद रखना, जब भी सांस लेंगे तो आपको तीन चीज याद रखना। रिब्स में क्या होगा, यूएफओ, यूएफओ, है ना, यूएफओ से याद रखना है कि हमारा रिब्स जो है सांस लेते क्या, हमारा रिब अपर की तरफ है, अपर, है ना, अपर। सांस लेते तो हमारा रिब्स तो आगे की तरफ फैलता है ना। तो आप देखते हो चेस्ट जब कहीं कहीं खींचकर होता है तो चेस्ट हमारा आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो रिब्स जो हमारा है वो अपर भी होगा, फॉरवर्ड भी होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, है ना, और आउटवर्ड, और आगे की तरफ फेंकेगा। तो रिब्स में तीन तरह के कंडीशन हो गया, यूएफओ, अपर, फॉरवर्ड और आउटवर्ड, अपर, फॉरवर्ड और आउटवर्ड। ये हमने सांस लिया तो ये हमारा रिब्स का हुआ। अच्छा, मसल्स क्या होगा, मसल्स क्या होगा, कांटेक्ट करेंगे। हमारे मसल्स क्या होंगे कि कांटेक्ट करेंगे, हमारा मसल्स क्या होगा, कांटेक्ट होगा। अच्छा, हम लोग सांस ले रहे हैं, क्यों, हमारे अंदर एयर क्यों आएगा, क्योंकि हमारे अंदर हो जाएगा लो प्रेशर, तभी तो एयर तुरंत घुस जाएगा। हमारे अंदर हाई प्रेशर रहेगा तो एयर हमारे अंदर क्यों आएगा, हमारे से एयर निकलते जाएगा। तो हमारे जब तक के हमारे लंग्स में एयर प्रेशर कम होगा, क्योंकि हमारा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलती है, तो एयर प्रेशर नहीं कम रहेगा तो कैसे आएगा। तो हम लोग एयर प्रेशर जब हम लोग सांस लेते हैं जनरली नॉर्मल, अभी तो मैं दिखा रहा हूँ, नॉर्मली जब सांस लेते हैं तो हमारे अंदर लो प्रेशर क्रिएट होता है, कम दाब वाला क्षेत्र, और कम दाब वाला क्षेत्र के लिए ही हम लोग ऐसे खींचते हैं। और ऐसे खींचते हैं तो हमारा जो मसल्स होता है वो कांटेक्ट करता है, और डायफ्राम जो है वो नीचे की थोड़ा, जो हमारा ये जो डायफ्राम है ना वो नीचे की तरफ जाता है थोड़ा सा, है ना, और कांटेक्ट कर जाता है। तो डायफ्राम हमारा कांटेक्ट कर जाएगा, रिब के जो है थोड़ा सा फैलेगा तो एरिया बढ़ जाएगा। जैसे एरिया बढ़ेगा क्या होगा, हमारा प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। जैसे एरिया बढ़ेगा हमारा प्रेशर घट जाएगा। एरिया बढ़ाना प्रेशर घट जाना, एरिया बढ़ाना प्रेशर घट जाना, एरिया कमाना प्रेशर बढ़ जाना। जाहिर सी बात है, जब सिंपल फॉर्मूला है तो हमारा एरिया को बढ़ाएंगे तभी तो सांस हमारा अंदर आएगा, क्योंकि हवा का काम ही है कि हाई से लो, हाई से लो, तो लो हमें अंदर करना पड़ेगा। जैसे ही हम लो करते हैं तो लो करने के लिए क्या करते हैं, डायफ्राम को थोड़ा सा नीचे भेजते हैं, रिब केज को ऊपर उठाते हैं, मसल कांटेक्ट करता है, तब जाके एरिया क्रिएट होता है यहाँ पे, और हमारे अंदर हवा घुस जाता है। और फिर हवा जब निकालना हो तो क्या, ओके, तो जब हम लोग एक्सपायरेशन करेंगे, है ना, एक्सपायरेशन मीन्स कि हम लोग जब एयर को एक्सेल करेंगे, एयर को जब हम लोग छोड़ेंगे, है ना, तब क्या होगा उस चीज़ को समझना है ना। तो जब हम लोग एयर को छोड़ेंगे जनरली तो हमारे मसल सेल में, हमारे डायफ्राम में क्या चीज़ें होंगी, उन चीज़ों को हमें समझना है, क्योंकि जो एग्जाम में आएगा तो वहाँ से सवाल आएगा। तो जब हम लोग एक्सपायरेशन करते हैं तो हम लोग, आपने बताया क्या कि इंस्पायरेशन में क्या होता है, यूएफओ, अपवर्ड, फॉरवर्ड और आउटवर्ड, ये हमारा रिब केज का। तो रिब केज क्या होगा हमारा, डाउनवर्ड, बैकवर्ड, इनवर्ड। डाउनवर्ड सांस छोड़ते हैं तो हमारा जो रिब केज है वो नीचे की तरफ जाता है और थोड़ा सा पीछे की तरफ जाता है और घुसता है, इनवर्ड होता है। तो ये हमारा होगा एक्सपायरेशन में। और मसल्स हमारे रिलैक्स हो जाते हैं। जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं तब हमारा मसल रिलैक्स रहता है, तो हमारा मसल्स रिलैक्स रहता है। कौन मसल्स, तो मैंने बताया इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स। और डायफ्राम क्या होगा, डायफ्राम भी रिलैक्स होगा और
अपवर्ड की तरह अपने शेप में आएगा। डायफ्राम अपने शेप में मतलब डोम शेप में, डोम शेप देखिए इस तरह के, इस तरह में अपना ये जो है मसल्स हो जाएगा। मतलब डायफ्राम जो है थोड़ा अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ जाएगा। जहां हम लोग सांस ले रहे थे तो हमारा डायफ्राम नीचे जा रहा था, अब डायफ्राम ऊपर आ रहा है। तो ये तो चलिए प्रक्रिया है। और ये हाँ सवाल आता है, हम एक सवाल देख लेते हैं। देखिए ओके, एक तरह का सवाल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये सवाल देखिए, अभी सवाल देखिए है, डायफ्राम के बारे में कौन सा कथन सही है। आप समझिएगा बात को, है ना, सवाल को पकड़ना है। कह रहा है कि डायफ्राम छाती गुहा में स्थित एक हड्डी है, तो गलत। डायफ्राम एक हड्डी नहीं है, डायफ्राम हड्डी नहीं है ना। डायफ्राम एक मस्कुलर चीज है ना, एक मस्कुलर है। डायफ्राम क्या है, हमारा मस्कुलर ऑर्गन्स है, मस्कुलर है। तो ये हमारा हड्डी नहीं है, पहला बात। तो डायफ्राम तो पहला तो गलत हो गया। सांस छोड़ते समय डायफ्राम सिकुड़ता है, गलत बात। सांस जब छोड़ेंगे तो डायफ्राम रिलैक्स होगा, तो ये भी गलत है। डायफ्राम सेपरेट थोरैकिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमेन कैविटी। डायफ्राम जो है हमारे एब्डोमेन में, तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, पेट हो गया, इससे अलग करता है हमारे थोरैकिक कैविटी को, हमारे इस हार्ट है ना, ये सब कुछ सही बात है। तो हमारे इसको क्या करता है, अलग करता है। तो ये हमारा काम है डायफ्राम का। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। डी क्या था, कि डायफ्राम इन्वॉल्व नहीं होता ब्रीथिंग, तो गलत बात है, ऐसा थोड़ी है, होता है इन्वॉल्व। इसके बिना होगा ही नहीं काम, है ना, इसके बिना काम नहीं होगा। तो ये हमारे यहाँ तक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। तो ये हमारा फिगर है, समझेंगे बात को। जब हमारे एयर हमारे लंग्स में इंटर करेगा, देन हमारे जाहिर सी बात है कि हमें एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर कमेगा, प्रेशर कमेगा तो हाई से लो की तरफ चला आएगा एयर। तो जाहिर सी बात है इसके लिए हमें डायफ्राम को कांटेक्ट करना पड़ेगा नीचे की तरफ। रिब केज है उसको पूरा हमें अपवर्ड करना पड़ेगा, फॉरवर्ड करना पड़ेगा और आउटवर्ड करना पड़ेगा। और उसी का उल्टा एग्जैक्टली सेम इसमें हमारा जब हम लोग एक्सहेल करते हैं, है ना, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। हम लोग सांस जो ब्रीदिंग करते हैं जनरली, उसमें हमें जो पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व है वो है पोन्स और मेडुला ऑब्लिगांटा। इनके कारण ही नियंत्रण होता है सांस लेना होना, है ना, पोन्स और मेडुला ऑब्लिगांटा। जैसे कि एक मानव जो है 1 मिनट में कम से कम 14 से 18 बार सांस लेता है, लेकिन बच्चे थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। तो 14 से 18 बार लगभग प्रति मिनट सांस लिया जाता है। ये सब कंट्रोल सब ब्रेन के माध्यम से, पोन्स और मेडुला ऑब्लिगांटा के माध्यम से होता है ना। एक चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए यह गैसेस एक्सचेंज, हमें पता है कि जो गैसों का एक आदान प्रदान होता है वो एल्वेओली में होता है। कहाँ होता है, एल्वेओली में, एल्वेओली, है ना, वायु कोष्ठक बोलते हैं। और ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक, गुच्छा जैसा, है ना, और बहुत मिलियन संख्या में होता है, मिलियन संख्या में आपको दिखाई देगा एल्वेओली, है ना। इस तरह से देखिए एल्वेओली है। अब एल्वेओली में गैसेस एक्सचेंज होता है, तो कैसे कैसे होता है, जाहिर सी बात है कि ब्लड और एल्वेओली के बीच में होगा, क्योंकि ब्लड्स का कैपिलरी, ब्लड के बहुत सारे आर्टरीज, वेन्स आपको एल्वेओली को चारों तरफ से घेरे हुए रहते हैं लेने के लिए कि ऑक्सीजन दो, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड लो, इस तरह से चीजें होती रहती है। तो जब एल्वेओली के पास जाहिर सी बात है कि कैसे गैस ट्रांसफर होगा, फिर मैंने बताया, फिर वही चीज है कि डिफ्यूजन प्रक्रिया से, एक प्रासर एकदम सिंपल डिफ्यूजन की प्रक्रिया से एल्वेओली और ब्लड के सेल्स, है ना, आरबीसी हो, है ना, जो हीमोग्लोबिन को कंटेन करता है, उसके बीच में जो गैसों का आदान प्रदान, डेट मीन्स ऑक्सीजन का आदान प्रदान और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान जो होता है वो डिफ्यूजन प्रक्रिया से होता है। नॉर्मल, कोई ऐसा उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ हो रहा है ना, एक सिंपल डिफ्यूजन प्रक्रिया है कि जिसमें आपको पता होना चाहिए कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो हायर प्रेशर से लेके लोअर प्रेशर की ओर फ्लो होगा, डेट मीन्स खत्म। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज, अब गैस, जो भी गैस है वो ब्लड में कितना सॉल्यूबल है उस पर भी डिपेंड करता है। जो हमारा गैस ब्लड में सॉल्यूबल होगा ही नहीं, वो कितना ज़्यादा वो कर ही नहीं पाएगा, है ना। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, और ये जो एल्वेओली है उसका मेम्ब्रेन, इसकी झिल्ली जो आपकी मेम्ब्रेन से वो कितना थिकनेस है उस पर भी डिपेंड करेगा। जितना पतला रहेगा उतना अच्छा से आपके कहने का मतलब है कि आदान प्रदान होगा, क्लियर है। तो एल्वेओली और ब्लड के बीच में ज्यादातर कुछ नहीं होता। देखिए जाहिर सी बात है कि देखिए एल्वेओली है उसमें एयर जो भरा है उसमें ऑक्सीजन का जो प्रेशर है 104 है ना। और अब ये देखिए ये हमारा हार्ट है ना, हार्ट में आप समझिए बातों को, है ना, अब इस बात को समझिएगा। ये हमारा है क्या, पल्मोनरी वेन्स,
पल्मोनरी वेन्स, अच्छा मैंने बताया था कि वेन्स जो होगा, अगर वेन्स लिखा है तो ये हमेशा इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर मतलब जो ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ना हो, ऐसे ब्लड को कैरी करता है। लेकिन मैंने बताया था आपको कि वेन्स में, और मैंने बताया था आर्टरी जब हो, आर्टरी जब हो, जिसको हम लोग धमनी बोलते हैं, वेन्स को सीधा, आर्टरी को धमनी, ये प्योर ब्लड मतलब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड को कैरी करता है। वेन्स मतलब सीरा है जो ऑक्सीजन ब्लड, जिस ब्लड में ऑक्सीजन ना हो उसको कैरी करने का काम करता है कौन? वेन्स। लेकिन आर्टरीज का बात अलग है। आर्टरीज जो है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड को, जिस ब्लड में ऑक्सीजन हो उसको कैरी करता है। लेकिन पल्मोनरी लग जाए, अब इसी में एक लग जाएगा पल्मोनरी, इसी में लग जाएगा पल्मोनरी, तो उल्टा काम कर देगा। पल्मोनरी वेन्स है तो ये जाहिर सी बात है वेन्स का काम है गंदा ब्लड, लेकिन यहाँ करेगा ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी। मतलब ये जो इस जो सीरा में जो ब्लड फॉलो कर रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा ब्लड है? ऑक्सीजन कैरी। और ये जो पल्मोनरी आर्टरी का काम हम लोग पता है कि साफ, लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। अब समझना है बातों को, क्लियर है? आप बातों को समझना है, अच्छा तरीके से समझना है, क्लियर है ना? अब देखिए कैसे समझना है कि अब ये देखिए हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है, तो जब हमारा देखिए ये यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है, देखिए यहाँ से ब्लड जा रहा है, कैसा ब्लड है? जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। जैसे इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, इस ब्लड में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कैसे कार्बन डाइऑक्साइड है इस ब्लड में? बताएंगे। क्योंकि आप नीचे देखिए, नीचे है टिश्यू, मैंने बताया है नीचे टिश्यू, जो टिश्यू जिसमें बहुत सारे एक्टिविटीज होते रहते हैं, तो टिश्यू में ज़्यादा एक्टिविटीज होना, उसमें कोशिका का समूह को टिश्यू बोलते हैं। अब ऊतकों में इतना काम होते रहता है, इतना मेटाबॉलिज्म होते रहता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनते रहता है। तो टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड भर के है। अब ये टिश्यू जो है ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को देगा, है ना। अब ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके गया, कहाँ गया? हार्ट में, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेके गया हार्ट में। और कैसा ब्लड है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें ऑक्सीजन मात्रा कम है, ऑक्सीजन है ही नहीं जनरली, है ना। तो अब ये ब्लड इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा और एल्वोलाई को बोलेगा कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ले लीजिए और आप अपना ऑक्सीजन दे दीजिए। कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन प्रेशर उस आर्टरी में कम है, और कम रहेगा तो हाई से लो की ओर चलाएगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये इसमें आ जाएगा और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें चल जाएगा। अभी ये ब्लड हो गया साफ, ये ब्लड में ऑक्सीजन है, ये ब्लड में ऑक्सीजन ऐसे होके पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड में ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा, मतलब इसके अंदर आ जाएगा। आपको पता होता है, मैंने पढ़ाया था कि पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ही ब्लड जो है लंग्स की ओर जाता है। तो देखिए, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया ना, लंग्स का ही तो पार्ट है ये। तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू क्या होता है? साफ जो ब्लड होता है, जो ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है, वो हमारा हार्ट में आता है, और फिर हार्ट के माध्यम से ऑरोटा, जो उसको बोलते हैं ऑरोटा, महाधमनी, ऑरोटा से आपका ब्लड ये आपका इधर आ गया, फिर आया कहाँ? फिर टिश्यू के पास आएगा, और वो कौन सा ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन है? और ये आएगा ऑक्सीजन, टिश्यू जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड भरा है, तो अब इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं, तो जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो उसके बाद प्रेशर कम है, मतलब इस आर्टरी, इस वेन्स में प्रेशर कम रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड इसमें घुस जाएगा लो वाला में। और यहाँ इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन है, इसमें कम ऑक्सीजन है, तो कम वाला मतलब ट्रांसफर होता है। यहाँ पे कम है वहाँ चल जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे मतलब जहाँ पे जो चीज़ कम है वहाँ पे घुस जाएगा। तो यहाँ पे फिर से टिश्यू को ऑक्सीजन देगा, फिर टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलते रहता है। तो एल्वेओलाई और ब्लड के बीच में क्या प्रक्रिया हो रहा है? ब्लड को मिल रहा है ऑक्सीजन, और एल्वेओलाई दे रहा है ऑक्सीजन, है ना। एल्वेओलाई दे रहा है ऑक्सीजन ब्लड को, और ब्लड दे रहा है एल्वेओलाई को, क्या दे रहा है ब्लड एल्वेओलाई को? CO2, और यही CO2 फिर आपका लंग्स के थ्रू बाहर निकलेगा, है ना। जो हम लोग सांस छोड़ेंगे तो बाहर निकलेगा। अच्छा, ब्लड और टिश्यू में क्या प्रक्रियाएं हैं? तो ब्लड टिश्यू वही, यही ब्लड तो है ना, RBC, मतलब जनरली आपका RBC होता है, रेड ब्लड सेल, है ना, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। और उसमें भी क्या होता है? RBC में एक हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन होता है, जो कि
ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कैरी करता है। इसी हीमोग्लोबिन के कारण हमारे ब्लड का रंग भी लाल होता है। ऑक्सीजन को कैरी करने वाला यही है, इसी दोस्त ऑक्सीजन का, यही अपने साथ ऑक्सीजन को ले चलता है। अब ये हीमोग्लोबिन, थोड़ा सा हीमोग्लोबिन का अलग रवैया है। ये हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से ज़्यादा इसको पसंद है कार्बन मोनोऑक्साइड। मैंने बताया ना, पहले पढ़ाया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड के पास इतना ज़्यादा क्षमता है हीमोग्लोबिन से जुड़ जाने का, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ इतना ज़्यादा दोस्ती है कि हीमोग्लोबिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को देखेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड को तुरंत पकड़ लेगा और अपने अंदर ले लेगा, मतलब 1000 गुना ज़्यादा क्षमता है। आप ये समझिए, इसलिए जब कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं पे धुआं में रहता है, तुरंत हमारा ब्लड, तो हमारा लंग्स तुरंत ले लेता है और तुरंत हमारी मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीला गैस है, अब जाहिर सी बात है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है और हमारी डेथ हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा बाइंडिंग पावर है ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन के मतलब हीमोग्लोबिन के मामले में, है ना। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, यहाँ ले या फिर दिया, इस तरह प्रक्रियाएं चल रही है। तो ब्लड जो है वो टिश्यू को क्या दे रहा है, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन देगा, क्योंकि ऑक्सीजन कैरी कर रहा है भैया। और टिश्यू क्या दे रहा है ब्लड को, CO2 जो कि बना एनर्जी, है ना, क्योंकि टिश्यू के अंदर सेल है और सेल में ही आपके काम हो रहे हैं। सेल में क्या हो रहा है, ऊर्जा उत्पादन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रेब साइकिल, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस आपका एनर्जी 36 से 38 ATP एनर्जी फॉर्म होता है ना। तो वो काम आपका कहाँ पे हो रहा है, क्रेब साइकिल में। तो ये जो प्रक्रियाएं आपका कंटिन्यू चलते रहता है, जो हमें ध्यान में रखना है ना। आगे चलते हैं। गैस एक्सचेंज देखिए यही है आपका, जनरली वही सेम चीज़ें हैं कि देखिए जो हम लोग गैस लेते हैं, ऑक्सीजन जो लेते हैं, अच्छा जो हम लोग लेते हैं नाइट्रोजन, हम लोग, जाहिर सी बात है जो हम लोग हवा लेते हैं अपने अंदर उसमें नाइट्रोजन कितना होगा, 78% होगा, जाहिर सी बात है। ऑक्सीजन कितना होगा, 20 पॉइंट समथिंग, 20.6 लगभग है, मतलब आप 20% मान के चलिए। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.03%, 0.03, इतना कम होता है। लेकिन जब हम लोग हवा लिया, इनहेल किया, जब हम लोग हवा को छोड़ा, एक्सहेल किया, तो क्या होगा, नाइट्रोजन तो पूरा निकाल देगा, नाइट्रोजन हम निकालेगा 78%, ऑक्सीजन निकालता है मात्र 16%। बोलेंगे ऐसा क्यों, 4% कहाँ गया ऑक्सीजन, तो इसी ऑक्सीजन का तो यूटिलाइज किया ना हमारे कोशिकाओं ने। अच्छा, कोशिकाओं ने ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए, छोड़ा क्या, खाली कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा दबा के, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकलता है, 4% लगभग, है ना, 3 पॉइंट समथिंग होता है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे थे मात्र 0.03% और कार्बन छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कितना छोड़ रहा है मनुष्य, तो 4%। तो इस बात को समझिएगा, है ना, ये इस बात को हम लोग समझेंगे, जो कि हमें ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछेगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर ये कुछ ऐसे वॉल्यूम है, आयतन है कि एक आदमी एक बार में नॉर्मल जो सांस लेता है और छोड़ता है उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, जो कि लगभग 500 ml आदमी एक बार में लेता है ना, 1 मिनट में लगभग 6 से लेके 8 लीटर तक के एयर को छोड़ता लेता है ना। 500 ml तक के एयर को एक बार में लेता छोड़ता है आदमी, है ना, मनुष्य। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं कि आदमी एक तो जबरदस्ती सांस लेना या कुछ ऐसा काम होता है जो जबरदस्ती सांस लेना, है ना, फोर्सफुली अगर सांस लेगा उसको बोलेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो लगभग 2.5 लीटर से लेके 3 लीटर तक के ले पाएगा, 2.5 लीटर से लेके 3 लीटर तक के एक बार में सांस ले सकता है ना। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो उल्टा, एक्सपायरेटरी मतलब कि छोड़ने वाला, तो छोड़ने वाला वॉल्यूम जो होता है लगभग आदमी एक जबरदस्ती छोड़ेगा तो लगभग, ऐसे तो नॉर्मल छोड़ेगा तो 500 ml छोड़ेगा, लेकिन जबरदस्ती छोड़ेगा तो 1000 से लेके 1100 ml, मतलब लगभग 1.1 लीटर तक के सांस को, एयर को छोड़ेगा। रेसिडुअल्स बोला मतलब रेसिडुअल में क्या होता है, रेसिडुअल मतलब बचा हुआ, अपशिष्ट होता है। तो जो सांस जबरदस्ती छोड़ देने के बाद भी हमारे लंग्स में जो बचता है वो कहलाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम जो लगभग 1.1 लीटर से लेके 1.2 लीटर होता है। टोटल लंग कैपेसिटी मतलब कि हमारे लंग्स का कितना क्षमता है, वो लगभग 6 से लेके 8 लीटर तक के एयर को रखने का क्षमता होता है हमारे लंग्स के पास में। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे नाक जो नॉस्ट्रिल से हमारा एयर आया, फेरिंग्स में गया,
फेरिंग से लैरिंग्स में गया, लैरिंग्स से हमारा ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में, फिर छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो एल्वेओलाई में गया, वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, ऑक्सीजन को दिया, ये सब क्रियाएं हुई। हमने देखा कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा रिब जो होता है वो अपवर्ड, फॉरवर्ड और आउटवर्ड की तरफ हमारा मूवमेंट होता है। हमारा जो हमारा डायफ्राम है, जो हमारे जो पेट वेट को अलग करता है हमारे इस थोरैकिक चैम्बर को, तो डायफ्राम जो है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। जब हम सांस लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सांस छोड़ते हैं तो वो रिलैक्स होता है ना, क्लियर है। तो ये हमने देखा, जनरली यही पढ़ना है। और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, दिल के बारे में, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, लसिका लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, एवरीथिंग, कैसे हमारा ब्लड आता है, साफ होता है, जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी होगा, उन सब चीज़ों के बारे में कवर करेंगे। और हमारा अभी ये चल रहा है एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है ना, एनसीईआरटी सीरीज में हमारा अभी साइंस चल रहा है। और मैंने बताया कि एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग, जैसा कि हम लोगों ने हिस्ट्री कवर किया, हालांकि 2-3 चैप्टर हिस्ट्री का रह गया, उसको हम लोग कवर कर देंगे। हिस्ट्री के बाद मैंने बोला था साइंस करने के लिए, मैं साइंस कर रहा हूँ। तो साइंस लगभग अप्रैल मई लास्ट तक खत्म हो जाएगा, साइंस मतलब तीनों सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा अब मई लास्ट तक के। तो पूरा एनसीईआरटी कर रहे हैं हम लोग। अब मैंने बताया कि क्या क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी हमने इस चैप्टर कवर किया, तो मैंने 3 चैप्टर बताया क्लास 12 तक के। तो हम लोग क्लास 12 तक साइंस के हर एक पॉइंट को कवर करें जो हमारे कंपटीशन के लिए जरूरी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन हो जाता है आपके लिए, है ना। आप लोग भले नहीं देखते होंगे, अलग बात है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इतना अच्छा वीडियो आपको मिलेगा भी नहीं, आप खोज के देख लो, कहीं रहेगा तो बहुत कुछ रहेगा, बट आपको एनसीईआरटी मिसिंग रहेगा, लेकिन यहाँ सब कुछ कवर कर रहा हूँ मैं। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी महत्वपूर्ण चैप्टर है। और फिर हम लोग जैसे ही हमारा साइंस कवर होगा मई लास्ट तक के, जून में हम लोग चालू कर देंगे ज्योग्राफी, है ना। ज्योग्राफी जून में चालू कर देंगे और लास्टली जुलाई तक के हमारा पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। पूरा एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो भी हो। पॉलिटी नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि पॉलिटी लक्ष्मीकांत इज सफिशिएंट। कुछ ऐसा चैप्टर रहेगा पॉलिटी का 11th क्लास 11-12 का, तो वो मैं बता दूंगा, अलग बात है, बट लक्ष्मीकांत इज सफिशिएंट है। पॉलिटी के एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तभी काम चल जाएगा, लेकिन ज्योग्राफी पूरा जो पढ़ना पड़ेगा। और एनसीईआरटी भी मैं पढ़ाऊंगा पूरा, है ना, जो भी काम लग चीज़ों के। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।